भारत में हर साल लाखों लोग बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन उनमें से 90% 5 साल भी नहीं टिक पाते, क्योंकि कंपनी प्रोडक्ट से नहीं प्रॉब्लम से बनती है। और आज मैं आपको भारत की एक ऐसी कंपनी की कहानी सुनाने वाला हूं जिसने शुरुआत में हर प्रॉब्लम देखी। गवर्नमेंट ने रोका, टेक्नोलॉजी नहीं मिली, मार्केट पहले से भरा हुआ था, डिस्ट्रीब्यूटर ने प्रोडक्ट रखने से ही मना कर दिया, कस्टमर ब्रांड को जानता ही नहीं था, कंपनी करोड़ों डुबा बैठी और एक समय ऐसा आया जब लगा कि अब गेम ओवर। लेकिन आज वही कंपनी 3.74 लाख करोड़ की कंपनी है और उसका नाम है टाइटन। लेकिन यह वीडियो टाइटन की नहीं, एक कंपनी बनाने की पूरी ब्लूप्रिंट है। अगर आपके पास शॉप है, बिजनेस है, स्टार्टअप का सपना है, या सिर्फ ये जानना चाहते हो कि जीरो से करोड़ों की कंपनी कैसे बनती है, तो अगले कुछ मिनट आपके लिए हैं। सोचिए, आप टाटा ग्रुप हैं, पैसा भी है, नाम भी है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट बोल रही है लाइसेंस नहीं मिलेगा। उस दिन जगसीस देसाई के पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो आइडिया छोड़ दो या सिस्टम को समझाकर नया रास्ता निकालो। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना और वहीं से टाइटन की असली कहानी शुरू हुई। तो चलिए चलते हैं 1970 के दशक के भारत में। आज अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना हो तो कंपनी रजिस्टर करो, फैक्ट्री लगाओ और मार्केटिंग करो और प्रोडक्ट बेच दो। लेकिन उस दौर का भारत ऐसा नहीं था। उस समय बिजनेस करना बिजनेस से कम गवर्नमेंट का एग्जाम पास करने जैसा था। हर चीज के लिए लाइसेंस, हर मशीन के लिए परमिशन, विदेश से टेक्नोलॉजी लानी है तो अलग परमिशन, फैक्ट्री लगानी है तो अलग परमिशन, और अगर आप किसी ऐसे सेक्टर में घुसना चाहते हो जहां गवर्नमेंट पहले से बैठी हो तो फिर भगवान ही मालिक था। और वॉच इंडस्ट्री में भगवान का नाम था HMT। आज की जनरेशन शायद HMT का नाम भी मुश्किल से जानती होगी, लेकिन एक समय था जब HMT सिर्फ ब्रांड नहीं, स्टेटस थी। जिसके हाथ में HMT, समझ लो उसने ब्रांड वाली घड़ी पहन रखी है। डिमांड इतनी कि कई कई महीने वेटिंग चलती थी। लोग दुकान पर जाकर पूछते थे, भाई साहब HMT आई क्या? और जवाब मिलता, अभी नहीं, अगले महीने आइए। अब जरा इमेजिन कीजिए, पूरे मार्केट का लगभग 90% एक ही कंपनी के पास है, कस्टमर उसी पर भरोसा करता है, गवर्नमेंट भी उसी के साथ है। ऐसे में मार्केट में अगर कोई नया ब्रांड उतरने की सोच भी ले तो लोग क्या बोलेंगे, पागल है। लेकिन यही एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जो मार्केट को वहां नहीं देख रहा था जहां वो आज था, बल्कि वो देख रहा था जहां वो अगले 20 साल बाद होने वाला था। नाम जगसीस देसाई। जगसीस देसाई उस समय टाटा ग्रुप में काम करते थे। उनका काम था नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढना, लेकिन बाकी लोगों और उनमें एक फर्क था। बाकी लोग पूछते थे आज क्या बिक रहा है, देसाई पूछते थे कल क्या बिकेगा। उन्होंने मार्केट को ऑब्जर्व करना शुरू किया और उन्हें एक अजीब चीज दिखी। लोग HMT इसलिए नहीं खरीद रहे थे क्योंकि वो सबसे सुंदर घड़ी थी, लोग खरीद रहे थे क्योंकि दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। यानी डिमांड बहुत बड़ी थी लेकिन चॉइस लगभग जीरो। और जहां कस्टमर के पास चॉइस नहीं होती, वहीं किसी नए ब्रांड के पैदा होने का मौका होता है। बस यही से टाइटन का जन्म हुआ। लेकिन आइडिया मिल जाना और कंपनी खड़ी कर देना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। देसाई ने अपना आइडिया लेकर JRD टाटा के पास गए। उन्होंने कहा भारत अपनी वर्ल्ड क्लास वॉच बना सकता है। JRD टाटा को आइडिया पसंद आ गया, लेकिन असली लड़ाई आइडिया बेचने की नहीं, सिस्टम से लड़ने की थी। क्योंकि उस समय गवर्नमेंट का सीधा नियम था, बड़ी प्राइवेट कंपनी आसानी से वॉच मैन्युफैक्चरिंग में नहीं घुस सकती। मतलब आइडिया अप्रूव्ड लेकिन कंपनी रिजेक्ट। यही पहली बार टाइटन की कहानी लगभग खत्म हो गई थी। लेकिन देसाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा अगर सीधे दरवाजे से एंट्री नहीं मिल रही तो दूसरा दरवाजा ढूंढते हैं, और यही उन्होंने खेल बदल दिया। उन्होंने पार्टनरशिप की तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी टिडको के साथ। सरकारी संस्था भी पार्टनर, टाटा ग्रुप भी पार्टनर, और इसी जॉइंट वेंचर ने गवर्नमेंट की सबसे बड़ी रुकावट को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। बिजनेस में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ताकत से नहीं मिलता, कई बार स्ट्रेटेजी से भी मिलता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे चलो लाइसेंस मिल गया अब तो कंपनी बन गई होगी। नहीं, असल मुश्किल तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि कंपनी बन सकती थी लेकिन घड़ी कैसे बनेगी? टेक्नोलॉजी किसके पास थी? स्विस कंपनीज के पास। और स्विस कंपनीज अपनी टेक्नोलॉजी किसी नए इंडियन ब्रांड को देने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। यानी फैक्ट्री लगाने से पहले ही सबसे जरूरी चीज गायब थी, टेक्नोलॉजी। अब जगसीस देसाई के सामने दूसरा बड़ा सवाल था। दुनिया के सबसे बड़ी वॉच कंपनीज जब मदद ही नहीं कर रही तो टाइटन आखिर घड़ी बनाएगी कैसे? यहीं से शुरू होता है टाइटन का सबसे बड़ा दाव। सबसे पहले दाव जिसने टाइटन को बाकी कंपनियों से अलग बना दिया। अब जरा खुद को जगसीस देसाई की जगह रखिए। लाइसेंस मिल गया, पार्टनर मिल गया, कंपनी भी बन गई, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल
बेचोगे क्या? क्योंकि अगर वही घड़ी बनानी है जो HMT पहले से ही बना रही है तो कस्टमर तुम्हें क्यों खरीदेगा? यही एक ऐसी बात हुई जो आज भी हर स्टार्टअप फाउंडर को समझनी चाहिए। अगर मार्केट लीडर को हराना है तो उसकी कॉपी मत बनो, उससे अलग बनो। उस समय HMT की ज्यादातर घड़ियां मैकेनिकल थीं, यानी स्प्रिंग और छोटे छोटे गियर से चलने वाली, मजबूत थी लेकिन भारी थी। डिजाइन भी लगभग एक जैसा और एक्यूरेसी भी लिमिटेड। दूसरी तरफ दुनिया बदल रही थी। जापान और स्विट्जरलैंड में क्वार्ट्ज टेक्नोलॉजी तेजी से पॉपुलर हो रही थी। बैटरी से चलने वाली घड़ियां ज्यादा एक्यूरेट, पतली, कम मेंटेनेंस और मॉडर्न। ज़क्सीस देसाई ने यही भविष्य देख लिया। उन्होंने अपनी पूरी कंपनी का दाव उसी टेक्नोलॉजी पर लगा दिया जिसे भारत में लोग ठीक से जानते भी नहीं थे। सोचिए, आज अगर कोई स्टार्टअप ऐसी टेक्नोलॉजी पर करोड़ों लगा दे जो मार्केट में अभी पॉपुलर ही नहीं है तो लोग क्या बोलेंगे? रिस्की है। टाइटन ने वही रिस्क लिया और यहीं से पहली बार टाइटन ने HMT को प्रोडक्ट से नहीं, टेक्नोलॉजी से चैलेंज देना शुरू किया। लेकिन टेक्नोलॉजी होने से कंपनी नहीं चलती, उसे बनाने वाले लोग भी चाहिए। और यही देसाई ने दूसरा मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने फैक्ट्री लगाने के लिए मुंबई, दिल्ली या चेन्नई नहीं चुनी, उन्होंने चुना होसुर। पहली नजर में यह फैसला अजीब लगता है लेकिन इसके पीछे पूरी स्ट्रेटेजी थी। होसुर बेंगलुरु से ज्यादा दूर नहीं था, लगभग 1 से 2 घंटे की दूरी पर था। और बेंगलुरु में किसकी सबसे बड़ी फैक्ट्री थी? HMT। मतलब जहां टैलेंट है फैक्ट्री वहीं लगाओ ताकि एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर, डिजाइनर, टेक्नीशियन और नई अपॉर्चुनिटीज देखें तो उन्हें शहर बदलना भी ना पड़े। आज स्टार्टअप की भाषा में इसे कहते हैं हायर द बेस्ट टैलेंट फ्रॉम द बेस्ट कंपनी। लेकिन उस समय कोई इसे स्ट्रेटेजी नहीं कहता था। टाइटन ने कहा अगर वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनानी है तो वर्ल्ड क्लास टीम भी चाहिए। धीरे धीरे HMT के कई अनुभवी लोग टाइटन से जुड़ने लगे। अब पिक्चर बदल रही थी। कंपनी के पास लाइसेंस था, टेक्नोलॉजी थी, टीम थी, फैक्ट्री थी। अब बचा था सबसे बड़ा इम्तिहान, कस्टमर। 1987 टाइटन ने अपनी पहली वॉचेस मार्केट में उतारी। एक्सकेटा, क्लासिक्यू, रॉयले, स्पेक्ट्रा। नाम भी नए, डिजाइन भी नए, टेक्नोलॉजी भी नई। लेकिन पहले दिन लोग दुकान पर टूटे ही नहीं पड़े, क्योंकि बिजनेस की दुनिया का सबसे कड़वा सच है, अच्छा प्रोडक्ट अपने आप नहीं बिकता, ब्रांड बिकता है, ट्रस्ट बिकता है। और टाइटन उस समय किसी के लिए भी ट्रस्ट नहीं था। यही टाइटन की असली लड़ाई शुरू हुई, क्योंकि प्रोडक्ट फैक्ट्री से निकल चुका था लेकिन मार्केट उसे अपनाने को तैयार नहीं था। डिस्ट्रीब्यूटर ने साफ कह दिया जब HMT की घड़ियां बिक रही हैं तो तुम्हारी क्यों रखूं। और यकीन मानिए, अगर उस दिन टाइटन ने गलत फैसला लिया होता तो शायद आज ये कहानी यहीं खत्म हो जाती। लेकिन ज़क्सीस देसाई ने डिस्ट्रीब्यूटर के सामने हाथ नहीं जोड़े, उन्होंने पूरा गेम ही बदल दिया। और यही फैसला आने वाले सालों में रिटेल इंडस्ट्री की डेफिनेशन बदलने वाला था। भास्कर भट्ट जब 2002 में टाइटन के मैनेजिंग डायरेक्टर बने तब उन्हें कोई उड़ती हुई कंपनी नहीं मिली थी। ऐसी कंपनी मिली थी जो बाहर से बड़ी दिखती थी लेकिन अंदर से संघर्ष कर रही थी। यूरोप में एक्सपेंशन बुरी तरीके से फेल हो चुका था, प्रॉफिट लगातार गिर रहा था और कई लोगों को लगा था कि शायद टाइटन का सबसे अच्छा दौर खत्म हो चुका है। लेकिन भास्कर भट्ट ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने नई कंपनी बनाने की जगह पुरानी कंपनी को समझने का फैसला किया। उन्होंने सबसे पहले वॉच बिजनेस को स्टेबल किया, ऑपरेशंस सुधारे, सप्लाई चेन मजबूत की और फिर अपनी पूरी नजर उस बिजनेस पर डाली जिसे लगभग हर कोई फेलियर मान चुका था, तनिष्क। जब 1994 में टाइटन ज्वेलरी बिजनेस में उतरी थी तो लोगों ने मजाक उड़ाया था। भारत में हर मोहल्ले का अपना पारिवारिक जौहरी था, ऐसे में किसी कॉर्पोरेट कंपनी से सोना कौन खरीदता। शुरुआत भी खराब रही, स्टोर्स खाली रहते थे, सेल्स नहीं हो रही थी और करोड़ों रुपए डूब रहे थे। लेकिन भास्कर भट्ट ने हार नहीं मानी। भास्कर भट्ट का मानना था कि बजाय सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछे, ग्राहक आखिर चाहता क्या है। महीनों की रिसर्च के बाद पता चला कि गलती प्रोडक्ट में नहीं, कंपनी की सोच में थी। टाइटन 18 कैरेट ज्वेलरी बेच रही थी जबकि भारत का ग्राहक 22 कैरेट गोल्ड चाहता था। सिर्फ यही एक फैसला बदल गया। तनिष्क ने 22 कैरेट ज्वेलरी लॉन्च की, प्योरिटी टेस्टिंग शुरू की, फिक्स्ड मेकिंग चार्जेस लागू किए, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग दी और बड़े भरोसेमंद शोरूम्स बनाए। धीरे धीरे लोगों ने पहली बार ज्वेलरी ब्रांड पर भरोसा करना शुरू किया। जो बिजनेस कभी टाइटन की सबसे बड़ी गलती माना जा रहा था वही आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। आज टाइटन की कुल रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा तनिष्क से आता है। लेकिन भास्कर भट्ट यही नहीं रुके। उन्होंने समझ लिया कि अगर हर उम्र, हर कमाई और हर लाइफस्टाइल का कस्टमर चाहिए तो एक ब्रांड काफी नहीं होगा। इसीलिए बजट बायर्स के लिए सोनाटा, युवाओं के लिए फास्ट ट्रैक, महिलाओं के लिए रागा, प्रीमियम कस्टमर्स के लिए XY/LYS, आईवियर के लिए तनिष्क I+, परफ्यूम के लिए स्किन और बाद में तनीरा जैसे नए ब्रांड लॉन्च किए गए।
अब टाइटन सिर्फ घड़ियां बेचने वाली कंपनी नहीं रही थी, बल्कि एक लाइफस्टाइल इकोसिस्टम बन चुकी थी। इसी दौरान एक इंसान चुपचाप टाइटन के शेयर खरीद रहा था, राकेश झुनझुनवाला। जब ज्यादातर लोगों को टाइटन में रिस्क दिख रहा था, तब उन्हें फ्यूचर दिख रहा था। उन्होंने लगभग 40 रुपए के आसपास टाइटन के शेयर्स खरीदने शुरू किए और अगले 2 दशक में यही इन्वेस्टमेंट भारतीय शेयर बाजार की सबसे सफल इन्वेस्टमेंट में गिनी जाने लगी। दूसरी तरफ टाइटन लगातार बढ़ती जा रही थी। रेवेन्यू 1000 करोड़ से बढ़कर हजारों करोड़ में पहुंच गया था। प्रॉफिट कई गुना बढ़ गया था। रिटेल स्टोर पूरे देश में फैल गए और वॉच से शुरू हुई कंपनी ज्वेलरी, आईवेयर, फ्रेग्रेंस और फैशन तक पहुंच गई। आज टाइटन के हजारों स्टोर्स हैं, लाखों कस्टमर्स हैं और उसकी मार्केट वैल्यू लगभग 3.74 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। लेकिन अगर इस पूरी कहानी से सिर्फ एक सीख निकालनी हो तो वो ये है कि बड़ी कंपनियां सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट बनाकर नहीं बनती, उन्हें बार बार खुद को बदलना पड़ता है। कभी टेक्नोलॉजी बदलनी पड़ती है, कभी मार्केटिंग, कभी डिस्ट्रीब्यूशन, कभी प्रोडक्ट और कई बार अपनी पूरी सोच। टाइटन की असली ताकत उसकी घड़ियां नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी ताकत थी हर चैलेंज के बाद खुद को दोबारा खड़ा करने की क्षमता। शायद इसी वजह से आज जब करोड़ों लोग अपनी कलाई पर टाइटन पहनते हैं तो वो सिर्फ टाइम नहीं देखते, बल्कि उन हजारों फैसलों, जोखिमों, असफलताओं और संघर्षों की कहानी भी पहन रहे होते हैं जिन्होंने एक छोटे से आइडिया को भारत की सबसे बड़ी कंज्यूमर कंपनीज में बदल दिया। यही वजह है कि जीरो से करोड़ों या लाखों करोड़ों की कंपनी बनाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर बड़ी कंपनी के पीछे वर्षों का धैर्य, सैकड़ों गलतियां, हजारों एक्सपेरिमेंट और कुछ ऐसे फैसले छुपे होते हैं जो उसे उस समय पागलपन लगते हैं, लेकिन इतिहास बनाने के बाद उन्हें विजन कहा जाता है। टाइटन की कहानी हमें यही सिखाती है कि बिजनेस में जीत हमेशा सबसे अमीर या सबसे बड़े की नहीं होती। जीत उसकी होती है जो हर बदलते दौर में खुद को बदलने की हिम्मत रखता है। हमारी खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्ट्रेट मिरर के साथ।